अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी के मामले पर बड़ी अहम समाअत हुई। एक जानिब हमने देखा कि शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी वो वापस ले ली गई, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में वो भी वापस ले ली गई। अब क्या ये महज एक हसीन इत्तेफाक है या फिर मामला कुछ और है? इस हवाले से तफसील में प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर एक ही दिन में जिस अंदाज में कार्रवाई मुकम्मल हुई, एक ही दिन में समाअत और फैसला दिया गया, इस पर हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इसे शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया, इस पर सवालात भी उठाए गए। तो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बड़े वाज़ेह अंदाज में आज इस पर बात हुई और बड़े संजीदा सवालात उठाए गए। 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस समाअत के दौरान ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में दिया गया क्या किसी के लिए भी मिसाल बन सकता है। साथ में यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या फिर उन्हें खास तरीके से रिलीफ दिया गया। 1 साल में कितने मुकदमात हुए जिनमें यक तरफा रिलीफ दिया गया। जाहिर है बड़े संजीदा सवालात उठाए गए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ को मिलने वाला रिलीफ निज़ाम इंसाफ पर सवाल है। सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे और इस फैसले के खासकर आज जो दोनों तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई थी फिर वापस ले ली गई, इसके सियासी मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। सारे मामले पर बात करने के आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, आज जिस तरीके से अदालती कार्रवाई हुई, हमने देखा कि इस मामले को पहले बड़ी हाइप पैदा हो गई थी। इस मामले को लेकर आज सूरत हाल बड़ी हमें मुख्तलिफ नज़र आई। एक जानिब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी वो वापस ले ली गई। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि टेक्निकली ये जो मामला है अब ख़त्म हो गया। लीगली इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? और दूसरा सर, शहबाज शरीफ की जो मुफाहमत की पॉलिसी है, आज के अदालती फैसले में इसकी कोई झलक नजर आई आपको? पहली बात तो ये है, पहले तो खैर एहतशाम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें हमेशा वक्त देते हैं, आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। नहीं, आप वैसे अच्छे आदमी हैं, इंसान बड़े अच्छे इंसान है आप माशाल्लाह। और मैं इस पे आज तो समझता हूँ कि बड़ी बहुत ही सुटकी हुई है शरीफ खानदान की, और वकला ने इसी में ही जान बचाई है कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए और कोई ऑर्डर ना हो कोई किसी किस्म का। लेकिन ऑर्डर तो आएगा और तफसीली ऑर्डर आएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है वो आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ही के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो उनको दाब्तों का बिल्कुल इल्म है कि अगर आज फाइल करे कोई शख्स कोई दरखास्त दायर करे आज, तो अगर वो अर्जेंसी भी साबित कर सके और उसका टिकट लगा सके तो वो दूसरे दिन लगेगी, उस दिन नहीं लगेगी। जब दूसरे दिन लगेगी तो उस दिन कोई हतमी ऑर्डर किसी किस्म का नहीं होगा जब तक मुखालिफ फरीक को नोटिस ना दिया जाए और कुछ वक्त ना दिया जाए, 5-10 दिन ना दिए जाए। कितनी भी इमरजेंसी हो तो 2 दिन तो देने लाजिम होते हैं कि वो जवाब दे सके, वकील उसका पेश हो सके, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर इस दरखास्त पर दफ्तर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दफ्तरी एतराज़ात भी नोट किए, तो उसको ऑब्जेक्शन थी इस केस। ये भी लाजिम है, और अगर एतराज लगे एक दिन तो एतराज ही दूसरे दिन पे जाते हैं। फिर हो सकता है पहली पेशी तीसरे दिन चली जाए, फिर उसके बाद जो नोटिस के बाद हफ्ता लग जाए। पर यहाँ तो ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने मार्क किया
और ऑब्जेक्शन लग गई उस पे, जो ऑब्जेक्शन लग के वापस आया चीफ जस्टिस के पास या जज साहब के पास गया केस, तो उन्होंने कहा कि ये सारा फैसला एतराजात का भी और मेन केस का भी इकट्ठा ही करते हैं, एक ही वारदात में करते हैं। तो उसमें उन्होंने आधा घंटा दिया गवर्नमेंट को कि मौकफ लो अपना, फेडरल गवर्नमेंट से मौकफ लेना आपने लाहौर से जुम्मे को दिन को, तो एक कोई अनरीजनेबल सी बात है। वो मौकफ उनका ने जो भी दिया उनके वकला ने, फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत। अब आप मुल्जिम भी हैं, जमानत पर भी हैं, और जमानत में जो हो वो अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर अमूमी तौर पे नहीं जा सकता। ठीक, वो अगर पंजाब से है तो पंजाब से बाहर उसको नहीं जाना चाहिए, जिस तरह कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के में होता है। पर बहरहाल जमानत मिल गई, मुल्क से बाहर जाने के लिए उन्होंने कोशिश की रात को, तो रात को उसी रात को बताया गया कि आपको हम जाने नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने कोई ब्लैक लिस्ट का जिक्र कर दिया, ECL पे तो नाम नहीं था। अब हफ्ता और इतवार बंद थे, अब सोमवार पे मामला गया, सोमवार पे अर्लीस्ट सोमवार पे जा सकता था, जल्दी से जल्दी भी। बिल्कुल सोमवार पे मामला गया तो सोमवार पे तक जरा मामले के बारे में बहुत मगोइयां शुरू हो चुकी थी। तो आपने एक दरखास्त दी कि इस अपने फैसले पे अमल दरामद करवाने की, साहब के फैसले पे अमल दरामद कराने की, और साथ एक तौहीन अदालत की दरखास्त। बिल्कुल ठीक, तौहीन अदालत की दरखास्त अर्जेंट लग नहीं सकती, लगती नहीं है राब्तों के तहत। तो आपने दरखास्त दे दी, उसी दरखास्त को पहला सफ़ा बदल के लिख दिया कि दरखास्त बराए ये नाजिश, अंग्रेजी में लिखा फॉर दी एक्सिक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। अब वो वैसे तो ये कभी ऐसी दरखास्त हमने देखी नहीं है कोर्ट्स के लेवल पे। इसमें वो अब मुश्किल पड़ गई जी जी शहबाज शरीफ साहब को, जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लेगी मामला। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बुला लिया, तलब कर लिया सारा रिकॉर्ड, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का भी रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने कितनी उजलत के साथ ये केस लगाया, और इस पे रजिस्ट्रार की भी नोटिंग वगैरह थी, एतराजात भी थे, बिल्कुल तो सारा कुछ लिख के। तो इसमें जज साहब एक पहलू तो बड़ा खूबसूरत आपने बता दिया, लीगल बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया। अभी आमतौर पर लोग कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट से तो हमेशा अपना क्या कहते हैं नवाज़ साहब के ख़ानदान को रिलीफ मिलता ही रहा है। अभी ये जो वाक़या हुआ, आज का जो वाक़या हुआ, कुछ लोग इसको इंटरप्रेट इस तरह कर रहे हैं कि भी जितनी जल्दी से दरख्वास्त वापस ली गई, उधर से गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं उन्होंने शो किया कुछ ऐसा करना। कुछ लोग कहते हैं कि कोई शहबाज शरीफ साहब अदारों के साथ कोई फिक्स मैच की तरफ जा रहे हैं, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो हल्के हुकूमती हैं कि वो एक तरफ ब्लैक लिस्ट में है तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की वॉच लिस्ट पे भी हैं। तो आप सियासी तौर पे इस मामले को किधर जाता हुआ देखते हैं? नहीं, इस फैसले में तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने कोई गुंजाइश नहीं दी उनको। इस फैसले में हुकूमत ने अगर गुंजाइश दी है तो लाहौर हाई कोर्ट को दी है। जो मैंने सुना है अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह कहा है, पहले तो अब मुश्किल ये शहबाज शरीफ और उनके वकला की ये हो गई कि वो उनकी एप्लीकेशन बुनियादी तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो थी तौहीन अदालत की। वो आपने इसलिए इस ख्याल से कि शायद ये जांच टूट जाए और बेंच छोड़ ही दे इस मामले को, आपने कहा कि जी हम उसको वापस लेते हैं, सही, और जो दरखास्त हमारी कोई और भी है वो भी हम वापस लेते हैं। ये तरीका होता है जान छुड़ाने का अदालत से। सही, अदालत ने बहरहाल चूंकि मंगाया हुआ था अपने तौर पे रिकॉर्ड सारा, तो अदालत ने वो सवालात तो किए। अदालत ने जो सवालात किए वो बड़े पुरमानी थे। बिल्कुल, उनमें सवाल ये एक तो ये था कि कभी पहले इस तरह हुआ है कि उसी दिन केस लगे, उसी दिन एतराज हो, उसी दिन एतराज वापस हो,
उसी दिन हतमी फैसला भी हो जाए बिल्कुल। और नोटिस, मुनासिब नोटिस भी ना दिया जाए गवर्नमेंट को या मुखालिफ फरीक को। तो सही। इतनी रियायत किसी और केस में किसी को दी गई है कि नहीं दी? बिल्कुल, बड़े संजीदा ये सवालात एतजाज एहसन साहब आज उठाए गए और माजी में भी इल्जामात लगते रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट पर कि शरीफ फैमिली के हवाले से लचक का मुजाहरा किया जाता है। तो सर, आज जिस तरीके के सवालात उठाए गए, आपको लगता है कि इस सारे मामले के बाद शहबाज शरीफ को मिलने वाला रिलीफ निजाम इंसाफ पर भी सवाल है? नहीं, शहबाज शरीफ के लिए रिलीफ ये लेना आसान नहीं है, मुश्किल है। वो जमानत पे है, कितने लोगों को जमानत पे लोगों को अदालत मुल्क से बाहर जाने देती है, जिन्होंने जमानत यहाँ दी हो, जिन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी ना पेश किया हो। तो नवाज शरीफ साहब ने तो फिर भी एक मेडिकल दास्तान बनाई थी। इन्होंने तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई बीमारी बताई भी नहीं कि कौन सी बीमारी है। हाँ। और इनको इजाजत मिल गई वापस बाहर जाने की और हर किस्म की रुकावट से आज़ाद होके जाने की, जो इनके हक में ऑर्डर हुआ। तो ये तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो अगला सिनेरियो चोई साहब फिर क्या है? अगर ये बाहर नहीं जाते, जिसके लिए बहुत बातें हुई थी, उनका हालिया इंटरव्यू भी देखा जाए कि भाई को मनाऊंगा, उनके पाँव में पढ़ने पड़े तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि माजराई छोड़ दें, और ये कि जी पुरानी गलतियां भूल जाएं, नई गलतियां करें। तो आपको लगता है कि अब ये बाहर भी नहीं जाएंगे और ये सदारत भी इनके पास है, लीडर ऑफ दी ओपोजिशन भी है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ बहुत पैदा हो गया है। कल कहा जाता है कि जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारे PMLN के लोग बैठे थे, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से बैठे थे, और 2-4 लोगों ने कहा कि जी बयानिया हमारा सख्ती वाला बेहतर है, वोट को इज्जत दो वाला। लेकिन मेजॉरिटी ने कहा जाता है चौधरी साहब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को कहा कि फॉर हेवन सेक अब एनफ इज़ एनफ, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, रुक जाएं। और जो इतलात आई हुई यही कि नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊंगा अब मेरा अगला लाएमल क्या है। तो इस सारे सिनेरियो को आप सियासी तौर पे कैसे देखते हैं? PMLN की क़यादत, पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है। एक चीज तो बिल्कुल आया है इंतजाम साहब के PML नवाज को ये समझ आ गई है, लग गई हर किसी को, बशमूल इनके जो इनमें उकाब जो है, हॉक्स जो है, मरियम बीबी और शाहिद खाकान अब्बासी, इनको ये समझ आ गई है कि मुफाहमत ही इनके लिए एक रास्ता है और इनके लिए और कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप देखें ना कि बीबी ने क्या बात की। बीबी ने कहा कि मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत होगी। भाई साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? यानी मकसद तो मुफाहमत ही है ना। मकसद तो मुफाहमत ही है कि मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने मालिक को क्या कहा? उसने कहा भाई साहब ये कोई ये जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई गुंजाइश और सूरत नहीं है और कोई नहीं ला सकता जब तक पहले वो सिलेक्टिव जो है वो माइल ना हो, वो साथ ना हो। यानी पहले उनके साथ मुफाहमत करें, उनको मनाएं, फिर हम ला सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। यहाँ तक कि पंजाब के बारे में भी उसने ये कहा कि जब तक वो नहीं होगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा। वो जुबैर ने क्या कहा? ने खुशखबरी दी हंसते हुए, अच्छा, कि बस राजी हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमारा जो GHQ से उसका अल्फाज GHQ के लिए उनके साथ हमारा सब कुछ ठीक हो गया, बस अब तो सीढ़ी को एक धक्का लगाने की देर है। जब चाहे सीढ़ी को धक्का देंगे और इमरान खान नीचे गिरा पड़ा होता है। भाई ये तो मैं कोई इमरान खान का हमायती नहीं हूँ, पर ये नून लीग की तो सियासत बिल्कुल सरे बाजार आ गई है। लेकिन मुझे याद आ गया चौधरी साहब, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से याद आ गया कि उनका कहना है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी का कि जी जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे याद है 89 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और बीबी के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और वो आई थी दरख्वास्त, उसके बाद वो स्कटल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी याद है कि आप इस पे शाराए दस्तूर पे खुद आप पहुंचे हुए थे और आप लोगों को फैसिलेट कर रहे थे कि जाएं, कि कोई ये ना कहे कि किसी को रोक रहे हैं। हर MNA को आप वहाँ पहुँचा रहे थे, मैंने खुद देखा वहाँ पे। तो ये क्या वजह है कि आपके ज़माने में नाकाम हुई और उसके बाद जो है ना कभी आई नहीं? हमारे ज़माने में मैं आपको एक चीज़ बताऊं
अगर सच पूछे मुझे जी जी तो अगर नवाज शरीफ और नवाज लीग चाहे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो मुमकिन ही नहीं है। ये कामयाब होना लिखा हुआ है, अच्छा। ये दीवार पे लिखा है, नक्श पर दीवार है, लेकिन ये लाएंगे नहीं। सवाल तो ये है कि क्या ये लाने को तैयार है कि नहीं, वहां से अभी इजाजत नहीं मिली इनको। अच्छा। ये इमरान खान के हमारी तो, मैं आपको एक चीज दूसरी बात बताऊं, जी मेरी निगाह में ना मुस्लिम लीग नवाज का कोई एमएनए या एमपीए टूटने वाला है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इनको तो मैं अपने जालों को, दोस्तों को, भाइयों और बहनों को जानता हूं, ना इनमें से कोई एक है जो टूटने वाला या वाली हो कि जो किसी मतलब है और तरफ चला जाए। इमरान खान की पार्टी में अलबत्ता एक दरार आई हुई है। हाली से एक मेंबर ऐसे हैं जो के मतलब है अब तो जाहिर हो गए, जिन्होंने अपने आप को जाहिर कर दिया, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इमरान को वो वोट दें अगर वोटों पे मामला जाए तो। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आसान तरीन है। हमारा एमएनए जो था ना 89 में, वो हमें छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं था। बिल्कुल सही है। तैयार नहीं था जी। तो वो आपको याद होगा चौधरी खुर्शीद को उठा के ले गए थे, जी, ये जी, जी। नूरदीन वाले चौधरियों की निस्बत से उनसे रिश्तेदारी थी, शुजात परवेज से, उनको उठा के ले गए थे। वो हाउस में आके बैठ के अपनी जगह पे उठ के हमारे साथ आ गया, उन्होंने ऐलान किया मेरे से जबरदस्ती किया गया। रशीद भट्टी हमारे एमएनए, जी जी उनको उठाने के लिए शेखुपुरा में उन्होंने छापा मारा, वो पिछली दीवार से फलांग कर अपना टखना जख्मी करा के भागा। जैकब, फादर जैकब हमारा एक एमएनए था जिसको उठा के ले गए थे इधर फैसल होटल में भी, जहां इन्होंने छुपाए हुए थे, और वहां वो भी आके हमारे साथ खड़ा हो गया। 3 इन्होंने उठाए या उठाने की कोशिश की, तीनों हमारे पास आए। अब हमें प्रॉब्लम ये थी कि वो इस्लामाबाद के बाहर कोई फसील तो नहीं है, कोई लाहौर किले जैसी फसील हो कि हम पंजाब पुलिस को रोक सकें। पंजाब पुलिस छापे मार के और उसके प्लेन क्लोथमैन हमारे एमएनए को उठा रहे थे और रोकना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमने 172 पूरे करने थे, हमने पूरे करने थे। इसलिए मैं बाहर सड़क पे था कि कोई रोके ना, कोई पंजाब पुलिस किसी को ग्रैब ना करे। पंजाब पुलिस, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, फादर जैकब को उन्होंने एमएनए हॉस्टल से उठाया, चौधरी खुर्शीद को उन्होंने एमएनए हॉस्टल के बाहर टहलते हुए उठा लिया, जबरदस्त उठा। सही। तो ये वो आलम था, ये छोड़ते नहीं है एमएनए, और अगर नवाज चाहे सही, तो ये अगर मुखालिफ भी हो सिलेक्टिव, मैं कहता हूँ सिलेक्टिव नहीं चाहते कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, हाँ। लेकिन अगर पंजाब में ट्राई कर ले, जिस तरह चेयरमैन बिलावल ने कहा है, बारहा कहा है, सही, तो ये सिलेक्टिव को कोई नहीं पूछेगा। ये मैंने ये जाके अपनी अपोजिशन वाली पार्टी, हमारे सही। पार्टी वाले तो आप ये कह रहे हैं कि वोट करेंगे, अगर नून लीग चाहे तो वो बड़ी आसानी से गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। बैरिस्टर एतजाज आपसे नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एतजाज एहसन साहब, अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अगर नून लीग चाहे तो बड़ी आसानी से हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है, फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि एक तरफ वो हुकूमत गिराने की भी बात करते हैं, कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे, तो फिर सर आपको क्या लगता है, ये पसे पर्दा किसी डील का नतीजा है या फिर क्या है? ये हर किस्म की का तजर्बा करने की कोशिश में, हर किस्म की, अच्छा, कि किसी तरह वो कोई तरीका चल जाए
मतलब है एक हकीम जो दवाई बना रहा हो उसको पता ना हो क्या होना है, वो हर किस्म की पुड़िया मरीज को हर हर नए दिन नई पुड़िया खिला रहा हो, ये इस तरह कर रहे हैं। देखें, ये गुजरावाला की तकरीर भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, वैर को साथ उसके उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने को भी भेज रहे हैं। और मुज़ाकरात भी 1 घंटा 2 घंटे नहीं, कुछ 7 घंटे उसने मुज़ाकरात किए कुल। और उसने साफ कहा है कि मैंने बात की मरियम बीबी और नवाज शरीफ के केसेस। फिर ये क्लियर भी कह रहे हैं, ये बरमला कह रहे हैं कि मैं पाँव पढ़ के, एक भाई कह रहा है पाँव पढ़ के मुफाहमत करवाऊं। यानी ये किसको कह रहे हैं? ये सिलेक्टर्स को कह रहे हैं कि आप मुफाहमत किसके साथ करनी है उन्होंने? उनको इमरान खान के साथ मुफाहमत करके कोई फायदा होगा? लेकिन चौधरी साहब इसमें फिर एक सवाल उठता है, चौधरी साहब एक सवाल उठता है कि वो नवाज शरीफ साहब जो बड़ी सियासी बालादस्ती की और जिसको कहते हैं सिविलियन बालादस्ती की बात करते रहे, अब तक भी करते हैं, वोट को इज्जत दो कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ। लोग कहते हैं कि 35 साल का सियासी तौर पे उनका सियासत में होना, क्या वो सियासी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक को नहीं समझ पाए? और फिर इस स्टेज पे जब पता है उनको कि वो कॉर्नर हो गए हैं, अब रास्ता कोई नहीं है, तो शहबाज शरीफ को भी आगे नहीं आने दे रहे, तो आप क्या समझते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त नवाज शरीफ साहब का? और पार्टी वाले अलहदा परेशान है। नवाज शरीफ जितना जीरक सियासतदान और पाकिस्तान की सियासत को समझने वाला मेरा ख्याल है इस वक्त कोई सियासतदान नहीं है। अच्छा। उसने हर वक्त सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया 1993 में, और उस सुप्रीम कोर्ट के सहारा लेने से उसने बर वक्त 3 जजों को सेनेट बनाया। उन्होंने 3 सुपीरियर कोर्ट के जजेस, इनफैक्ट 4 को, डॉक्टर जावेद इकबाल, रफीक तारड़, अब्दुल लोन और कुमरू, और एक को डिफेंस मिनिस्टर बनाया वो गौस अली शाह। इनका कोई ताल्लुक नहीं था मुस्लिम लीग नवाज से। अच्छा। और रफीक तारड़ को तो उन्होंने सदर ही बना दिया। ये गेम बड़ी डिफरेंटली खेलते हैं। अब जजेस बात इस तरह करते हैं, अगर मौका मिले कि नवाज शरीफ के हक में फैसला मैं कर सकूं, मैं जज हूं, तो वो कैसा फैसला है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वो मुझे एक्सटेंशन ले देगा? क्या रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन NIRC बनवा देगा? क्या रिटायरमेंट के बाद उससे ज्यादा अहम फैसला मुझे सेनेटर बना देगा? क्या इतना बड़ा फैसला उसने और इमदाद की है क्वेटा वाली कि मुझे सदर पाकिस्तान बना देगा? वो करेगा तो नवाज शरीफ करेगा। तो चौधरी साहब वही सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ जिनको उन्होंने सदर बनाया, फिर वही ब्रीफ केस लेके फिर वो क्वेटा भी गए थे जजों के साथ कोई डील करने के लिए? नहीं, वो कहा जाता है कि वो पहले क्वेटा वाला, तो अगर वाकया दुरुस्त है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर गलतुल आम सही हो जाता है, सारे लोग कहते हैं कोई तरदीद नहीं आती, पर वो पहले का था। अच्छा। वो जब सज्जाद अली शाह को निकालना था, वो 1900 से पहले ये सारा मामला सज्जाद अली शाह के साथ इर्द गिर्द घेरा तंग किया। उस वक्त आप सेनेटर थे, और जब दो ग्रुपों में सुप्रीम कोर्ट बंट गई थी। हाँ, 2 ग्रुपों में, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जिसने लीड किया नवाज शरीफ के ग्रुप को, और नवाज शरीफ ने उस वक्त हमला करवाया सज्जाद अली शाह पे, चीफ जस्टिस पे हमला करवाया। देखिए क्या टाइमिंग, क्या जानता था वो। उधर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के मेजॉरिटी थी, 10 जज उसके पास थे। सईदुज़्ज़मान शहजाद अली शाह के पास 5 जज थे, 4 दूसरे, 5 का बेंच था। वो 10 ने अपने आप को चीफ जस्टिस भी बनाया, अजमल मियां साहब को, और इस सज्जाद अली शाह को रुस्वा करके निकाला भी, और नवाज शरीफ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को रिवॉर्ड भी किया सदर बनाने के लिए। गवर्नर पहले प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया, फिर मरते दम पे गवर्नर बना दिया। हाँ। इस तरह। अच्छा, ये जर्नैल भी इसके 2 बैठे हुए हैं,
मोहतरम है, मोतबर है, पर सेनेट में इस वक्त भी 2 बैठे हुए हैं, एक पहले भी रह चुके हैं। ये जनरल्स में और जजेस में की तरफ इसने एक खास रवैया रखा हुआ है सही। और वो इंस्टीट्यूशनल रवैया रिस्पॉन्ड करता है। ये किसी इंडिविजुअल का बायस नहीं है, सही। ये इंडिविजुअल की कोई कि हम क्या कहें, उनका इंस्टीट्यूशनल इदारे के तौर पे वो और एक और चीज मैं एहतशाम साहब आपको अर्ज करूं, ये जी। कभी इस पे सोचिए आप जरा गौर से। जी सर। 1985 की असेंबली से ये सब कुछ निकला है गंद बला। ठीक। 1985 की असेंबली में 300 बंदे आपने मुंतखब कर लिए जो अकेले अकेले कटी पतंगे थी, ना सियासत कभी की थी, ना कुछ किया था। कोई जनरल जिलानी का प्यारा था, नॉन पार्टी किसी और इलेक्शन। जनरल का प्यारा था, वो उनको असेंबली में ले आए, हाँ। मजलिस में शूरा की तरह। फिर उनको जियाउल हक ने कहा कि मैं आपका दादा हूं और आपका बाप है ये मोहम्मद खान जुनेजो, इसके आगे सर झुकाओ। सारे के सारे उसके आगे। खुद जियाउल हक ने 13 मेंबर की एक अपोजिशन बना दी कि कुछ शोर होता रहे, पर वो सब उसके साथ। बिल्कुल। अब उनमें कोई वैल्यू, कोई कदर, कोई इकदार नहीं थी। वो तो एक दिन आम आदमी थे, दूसरे दिन वजीर बन गए। बिल्कुल। वजीर बन रहा है, कोई मशीर बन रहा है, कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन रहा है। वो उनको कारें मिली, उनको ये वो रोब दाग उनका शुरू हो गया। कोई उनकी वफादारी किसी से थी ना, तब थी जब उसी पलटा खाया और मोहम्मद खान जुनेजो उल्टा हो गया, ये नवाज शरीफ के साथ चल पड़े। सही। ने इशारा किया उसके, जो वो अब वजीर आला है इस वक्त पंजाब का, हाँ। और आइंदा का वजीर आजम है, उसके साथ चलो, सब उसके साथ चल पड़े। बीबी ने चैलेंज किया इस स्टेटस को। सही। हम जब आए तो हम चैलेंज करके, सही। और उस चैलेंज में भी इसहाक खान की ख्वाहिश ये थी, जो दिलाई था कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाए, आपको याद होगा, और बीबी को किसी तरह हम प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे, क्योंकि हमारे दोनों के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। हमारे सिंपल मेजॉरिटी के लिए 109 चाहिए थे, सही। हमारे पास 96 थे, नवाज शरीफ के पास 54 थे, 54। उसको कोशिश करती रही ISI और गवर्नमेंट, हमें उस दौरान बदनाम करते रहे और उसको कोशिश करते रहे। बिल आखिर 3 बंदे हम गए थे उससे बात करने, इसहाक खान से, सही। फारूक लगा, आफ्ताब शेरपा और मैं, हम तीनों को भेजा था ने। इसके बाद ये हमने कहा हमारा हक बनता है, आप 54 वाले को कैसे ला सकते हैं? आपका ख्याल है हम आराम से बैठे रहेंगे? सही। इस तरह बातें हुई थी। ठीक है, 3 बंदे हम गए। ठीक है। जबरदस्त माजी की कहानी हाँ। सुनाई है चौधरी साहब आपने। ठीक है, आगे भी ज़ाहिर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। एतजाज़ एहसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एतजाज़ एहसन साहब, अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं, स्प्लिट बड़ी वाज़े हमें नज़र आ रही है। हम देखते हैं मरियम नवाज कुछ और बात करती हैं, शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि ये वही सब कुछ है जो हमेशा से होता आया है कि दोनों भाई गुड कॉक बैड कॉक खेलते हैं, एक मुफाहमत की बात करता है, दूसरा मुफाहमत की बात करता है, या फिर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है? इस बात कुछ आगे की है। पहली तो बात यह है सोनिया, ये जो लफ्ज बयानिया है ना, मैं इसके इस्तेमाल के बड़ा सख्त खिलाफ हूं। अच्छा। बयानिया कोई नहीं, बयानिया होता है कोई लेनिन का बयानिया, कोई बर्टन रसल का बयानिया। ये तो मौकफ है, इनका मौकफ, लफ्ज मौकफ होना चाहिए। पता नहीं कहां से ये नैरेटिव ले आया है, मुस्लिम लीग नवाज का नैरेटिव और बयानिया। भाई मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ ये है, मौका भी चौधरी साहब वो जो आए दिन बदलता रहे और आए दिन बदलता रहे।
तो बयानिए में फिर जरा ठहराव होता है। बिल्कुल सही है। मौकफ तो आप जब चाहे बदल लें। हाँ, तो मैं तो मौकफ का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मैं कोई नैरेटिव या बयानिया नहीं समझता हूं इनका है। मौकफ इनका एक का भाई का मौकफ है, उसने उसने एक जस्त लगाई है। वो अभी वो जो उसकी सारी कोशिश थी उससे वो नाकाम हो गई है। उसकी नाकामी में एक बड़ी वजह ये है वो कि अगर जब तक वो मफरूर रहते हैं बड़े भाई साहब, या जब वापस भी आते हैं इतनी बड़ी मफरूरी काट के, क्योंकि मफरूरी उनको अदालत ने इजाजत दी है बावजूद कि वो मुजरिम है, और किसी मुजरिम को जिस पे जुर्म साबित हो चुका हो, जो सजा याफ्ता हो, मैंने उसकी जमानत होती तो देखी है। मैंने बर्रे सगीर की तारीख में उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी, देते हुए बरतानिया में भी अमेरिका में भी बड़े ह्यूमन राइट्स हैं। हाँ, जो जाने की इजाजत नहीं थी, जो कॉन्विक्ट है, ये एक की पिछली खिड़की खोल के निकल के चले गए तंग गली से होके लंदन पहुंच गए। इसी में ही चौधरी साहब फिर तंग गली से निकल के चले गए। लोग अब यही सवाल उठा रहे हैं और शहबाज साहब के बारे में कहते हैं कि वो हर दफ़ा बड़ी कोशिश करते हैं, बल्कि लोग कुछ कहते हैं वो तो 12वें खिलाड़ी हैं कि हर दौर में उन्होंने एफर्ट किया कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने। एक दफ़ा तो काबीना भी बना ली उन्होंने, सब कुछ हो गया, एन वक्त पे जो ना ट्रेन उनसे बस मिस हो जाती है। अभी आपको लगता है कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए, अब बड़ी वाज़ेह तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग तंग हैं इनके, वो कह रहे हैं कि नहीं भी नवाज शरीफ साहब चुप कर जाएं, मरियम साहब चुप कर जाएं, हमारा सियासी मुस्तकबिल जो है ना वो बड़ा ख़राब हो रहा है, अगला इलेक्शन भी हम दूर दूर तक नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा जो ऐसा सवाल आपसे है कि आपका जो तजर्बा सियासत में भी है, आप क्या देखते हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल देखते हैं आप इस हवाले से? और जो वो तो बाहर हैं, वो आएंगे नहीं, वो तो पार्लियामेंट से बाहर हैं, पार्लिमानी बेरोजगार हैं, वो भी, मरियम भी और फजल रहमान भी। उनकी मुश्किल ये हो गई है नवाज शरीफ की अपनी, तो ये कि वो मफरूर इतने ज्यादा हो गए कि अब अदालत भी उनको कोई दादरसी उनकी नहीं कर सकती। बाहर बैठे हुए मुजरिम की अपील करे, याकूब अली साहब का, चीफ जस्टिस याकूब अली का फैसला है कि, और 30-40 साल इसको हो गए हैं कि मफरूर को पहले सरेंडर करना है अदालत में, फिर उसकी बात सुनी जानी। और अगर वो 1.5 साल मतलब है खैरो आफियत के साथ सैर करता हुआ नजर आता रहा है जजों को भी, तो वो वापस आके सरेंडर करके भी उसको रिलीज नहीं मिल सकती। एक दूसरा, भाई साहब मेरा ख्याल है उनका एक डिस्क्वालिफिकेशन है सियासी। वो डिस्क्वालिफिकेशन है कि उनके साथ वोट ही कोई नहीं है, वोट सारा नवाज शरीफ और मरियम के साथ है, क्राउड पुलर मरियम है। यहाँ शहबाज शरीफ जब आप देखें अपनी जमानत की दरखास्त उन्होंने खुद वापस ली, वो अपनी मर्जी से जेल गए पिछली दफा, उन्होंने खुद अपनी जमानत की दरखास्त वापस दी अदालत में, बिल्कुल, और आराम से जेल चले गए, क्योंकि गोशे में कफस में उन्हें आराम बहुत था। ये वो वक्त था जब मरियम जुलूस और जलसे कर रही थी। अब नवाज शहबाज शरीफ को धक्के लग रहे होते और मरियम के हार को ये कि मरियम इस वक्त अलामत है नवाज लीग की, नवाज शरीफ इज नोवेयर, उस बेचारे के साथ जरा ज्यादती है। पर अब लोग अवाम वोटर मुस्लिम लीग का देखता ही मरियम की तरह हमारे साथ होता था ऐसी बात। मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ और बीबी प्राइम मिनिस्टर पहली दफा लाहौर गई, वो जियाला सारा पहुंचा हुआ, वो जियाला तो बीबी को देख रहा है, हमें तो धक्के पड़ के पीछे एक साइड पे होकर 3-4-6 वजीर थे, बड़े फैंटे खान वजीर थे। ये इनके साथ होता मैंने कई दफा देखा है, इसको कोई सही। पर यहाँ आज का प्रॉब्लम यह है कि 40 कैमरे भी देख रहे होते हैं, हमें तो कैमरा कोई। अच्छा एतजाज एहसन साहब, अब जरा आ जाते हैं, टाइम चूंकि कम है, ऑपोजिशन की सियासत पे गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंस नजर आए। उन्होंने कहा ये नहीं अगले 5 साल भी हमारे ही हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से अब मुझे कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमें ऑपोजिशन पर तरस आता है। आपको लगता है कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस दिया है जो मुनकसिम ऑपोजिशन है? अब देखिए PDM का हशर नशर हो गया
ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर भी स्प्लिट है, तो वाकई इस तमाम तर सूरत हाल ने कॉन्फिडेंस दिया है गवर्नमेंट को? कॉन्फिडेंस कुछ मेरा ख्याल है फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, अच्छा, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब तक अब एहतशाम साहब मेरे से बहुत ज्यादा समझते हैं जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हाँ, और बहुत ज्यादा समझते हैं, और वाकईतन कह रहा हूँ, इनसे सीखते हैं हम। सही, ये मैक्रो फिगर देके कोई वोटर को राजी नहीं कर सकता जब तक माइक्रो इंडिकेटर सही नहीं हो, महंगाई ना हो, सही। खत्म हो। आप कह रहे हैं कि दाल महंगाई की को कीमत, कंट्रोल करना इस चावल वक्त की हुकूमत के कीमत, लिए आटे की सबसे कीमत। मसला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।